गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम सेकेंड, द लेबरनम टॉप। लेबरनम का मतलब अम्मलतास और टॉप शिखर, यानी कि अम्मलतास के वृक्ष का शिखर या चोटी। टेड हर्जिज के द्वारा लिखी गई एक पोइम है। इस कविता में अम्मलतास के वृक्ष और एक सोनचिड़ी के बारे में बताया गया है कि चिड़िया के बिना किस तरह से अम्मलतास का वृक्ष है वो एक जीवन विहीन सा हो जाता है, किंतु जैसे ही चिड़िया वापस वहाँ लौटती है तो उसमें जीवन का संचार हो उठता है। और एक बार फिर से जब चिड़िया वहाँ से चली जाती है यानी कि उड़ जाती है तो वह एक बार फिर शांत और जीवनहीन हो जाता है। तो अपने इस पोइम में पढ़ेंगे कि एक चिड़िया से किस तरह से उस वृक्ष के अंदर जीवन का संचार होता है और किस तरह से उसके जाने के बाद उसमें निर्जीवता आ जाती है, यानी कि वो जीवन विहीन हो जाता है। Let's start the poem. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. यहाँ पे पोइट है वो सितंबर के महीने के अंदर उस अम्मलतास के वृक्ष का वर्णन कर रहा है और साथ ही साथ जो एक ऑटम सीजन होता है, पतझड़ ऋतु जो होती है, उसके दौरान वृक्ष की पत्तियां किस तरह से पीली हो जाती है वो भी इसमें हमें बताया है। तो पोइट कहता है द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। और वो कहते हैं कि सितंबर के महीने की दोपहर की पीली धूप में, सितंबर सनलाइट येलो आफ्टरनून लिखा है ना, यानी कि वो कहते हैं कि सितंबर के महीने की दोपहर की पीली धूप में अम्मलतास की चोटी है वो शांत और बिल्कुल स्थिर है। टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल, यानी कि बिल्कुल स्थिर है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। और उसके बाद में वो कहते हैं कि इसकी कुछ पत्तियां हैं वो पीली हो रही है। ए फ्यू और फ्यू द फ्यू डिफरेंस जानते होंगे। फ्यू का मतलब नथिंग या नगण्य, जिस कुछ भी नहीं, और ए फ्यू कुछ, और द फ्यू जितना अपने पास हो वो सब। ए फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, कि इसकी कुछ पत्तियां हैं वो पीली हो रही है और इसके सारे बीज हैं वो गिर चुके हैं। कहने का मतलब यहाँ पर पोइट ने एक पतझड़ ऋतु का प्रभाव वृक्षों के ऊपर क्या पड़ सकता है वो भी इसमें बताया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि सितंबर का महीना होता है तो उसमें धूप उतनी अधिक कड़क नहीं रहती है जितनी कि जून, जुलाई या मई के अंदर होती है। नेक्स्ट स्टैंजा। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. और उसके बाद में वो पॉइंट यहाँ पे बता रहा है कि जब तक, टिल यानी कि जब तक कि नहीं, टिल और अनटिल दोनों एक ही सेंस देते हैं। टिल और अनटिल का यूज अपने एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए कर सकते हैं। तो टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप्स, यानी कि जब तक कि
गोल्डफिंच का मतलब एक सोनचिड़ी, यानी कि जब तक कि सोनचिड़ी आती है, यानी कि जब तक वो नहीं पहुंचती है। विद ए ट्विचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, यानी कि अमलतास का पेड़ सोनचिड़ी के आने तक शांत रहता है। वह एक शाखा के छोर पर एक झटके के साथ, ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब होता है एकदम झटके से, चिरप का मतलब होता है चहचहाते हुए, और सडननेस, सडननेस का मतलब अचानक से एक होने वाली कोई भी काम, और स्टार्टलमेंट का मतलब होता है चौंकाने का भाव, यानी कि जब तक कि सोन चिड़िया अमलतास के वृक्ष पर नहीं आती है तब तक वह शांत रहता है, लेकिन उसके जैसे ही वह एक शाखा के छोर पर एक झटके के साथ अचानक चहचहाती हुई और चमकाती हुई आती है, यानी कि कहने का मतलब जब तक सोन चिड़िया एकदम से आश्चर्यचकित करते हुए, सभी को चौंकाते हुए और एक झटके के साथ चहचहाते हुए उस वृक्ष तक नहीं आती है तो वो शांत रहता है। देन स्लिक एज ए लेजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और उसके बाद में पोइट कहते हैं कि फिर छिपकली के समान, लेजर्ड का मतलब छिपकली, लेजर्ड छिपकली यानी कि उस छिपकली के समान, देन स्लिक एज ए लेजर्ड, यहाँ पर सिमिली का उपयोग किया गया है कि देन स्लिक एज लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, और एब्रप्ट का मतलब क्या होता है अप्रत्याशित रूप से, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिसमें अपने कोई आशा नहीं करते हैं। फिर छिपकली के समान पतली सी, थिकनेस यानी कि बिल्कुल दुबली पतली, पतली सी चौकन्नी और अलर्ट यानी कि चौकन्नी और अप्रत्याशित रूप से आ जाने वाली वह सोन चिड़िया अमलतास की पत्तियों की सघनता में प्रवेश करती है, यानी कि उसके बाद में जब वो सभी एकदम से चौंकाते हुए एक झटके के साथ चहचहाते हुए उस शाखा के एक छोर पर आती है, तो उसके बाद में वह एक छिपकली के समान चौकन्नी होते हुए और अप्रत्याशित रूप से अमलतास की पत्तियों की सघनता के अंदर प्रवेश करती है। ऑफ चेटिंग्स एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, और उसके बाद में चेटिंग्स का मतलब चहचहाट, और चहचहाटों और पंखों के तेज कंपन, ट्रेमर्स, विंग, ट्रेमर ऑफ विंग्स यानी कि पंखों के तेज कंपन, और ट्रिलिंग्स का मतलब उसकी आवाज़ का जो कंपन है, स्वर कंपन है वो एक, द होल ट्री ट्रेमल्स एंड थ्रिल्स, तो उससे वह संपूर्ण वृक्ष है उसके अंदर भी तेज कंपन एक शुरू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर भी, वृक्ष के अंदर भी एकदम से क्या है जीवन, या जैसा कि अपने शुरू में बात की थी कि जीवंतता आ जाती है, उसमें जीवन का आभास होने लगता है। तो एक बार फिर से देखिए इसी स्टैंजा को कि अमलतास का पेड़ सोनचिड़ी के आने तक तो शांत रहता है, परंतु वह एक शाखा के छोर पर एक झटके के साथ अचानक चहचहाती व चौंकाती हुई आती है, और फिर छिपकली के समान पतली सी चौकन्नी और अप्रत्याशित रूप से आ जाने वाली वह सोनचिड़ी अमलतास की पत्तियों की सघनता में प्रवेश करती है, और चहचहाटों और पंखों के तेज कंपन और स्वर कंपन का एक यंत्र सा सिलसिला शुरू हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लैट्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसके बाद में कहते हैं कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स,
It is the engine of her family. यहाँ पे मशीन स्टार्ट्स अप का मतलब जो अपने ऊपर एक स्टेंजा जो पढ़ा था, इसमें मशीन वर्ड उस वृक्ष के लिए आया है कि वह वृक्ष भी उसी की तरह कंपन करता है और एक यंत्र के समान उसमें भी कंपन शुरू हो जाता है, यानी कि एक मशीन की तरह. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stalks it full, then flats out to a branch and showing her bad face identity mask. और उसके बाद में वो कहते हैं कि सोनचिड़ी के आने पर पूरा का पूरा पेड़, द होल ट्री, पूरा का पूरा पेड़ हिल उठता है और थ्रिल्स यानी कि रोमांचित हो उठता है. कि ये सब कि जब पहले तो वो एक जीवन विहीन लगता है, लेकिन जैसे ही चिड़िया वहाँ पे आती है अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, चहचहाते हुए और उसकी पत्तियों की सघनता में खो जाती है, तो उस वृक्ष में एक यंत्र के समान कंपन उत्पन्न हो जाता है. यानी कि कहने का मतलब पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जैसे ही वो चिड़िया उस वृक्ष के अंदर आती है, उस वृक्ष पे आती है, तो उस वृक्ष के अंदर उस चिड़िया का घोंसला है जिसमें उसके बच्चे हैं, और वो बच्चे भी उसे देखकर चहचहाना शुरू कर देते हैं. वे उसे देखकर चहचहाना शुरू करते हैं तो वो एकदम से उसमें जीवन, उस वृक्ष के अंदर जीवन दिखाई देने लगता है, और उन बच्चों की चहचहाट में वह सोन चिड़िया स्वयं भी चहचहाने लगती है. तो मानो ऐसा लगता है कि पूरा वृक्ष है वही रोमांचित होकर कंपन कर रहा हो. और एक यह सब एक यंत्रवत लगता है कि यानी कि जिस तरह से एक मशीन को शुरू कर दिया जाता है तो वो कंटिन्यू चलती रहती है, उसी तरह से उनकी चहचहाहट है वो लगातार जारी रहती है. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. और उसके बाद में वो कहते हैं कि यह रोमांचित हुआ पेड़ उसके परिवार का इंजन बन जाता है. यानी कि जिस तरह से एक इंजन को स्टार्ट कर दिया जाता है उसी तरह से, यानी कि वे और अधिक शोर करना प्रारंभ कर देते हैं. उन बच्चों की बात हो रही है. सी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लैट्स आउट टू ए ब्रांच एंड. और उसके बाद में वो कहते हैं कि सोनचिड़ी इसे अपने शोर रूपी ईंधन से पूरी तरह से भर देती है. स्टॉक्स इट फुल यानी कि ईंधन भरना, देन फ्लैट्स आउट टू ए ब्रांच एंड. और उसके बाद में वो क्या करती है कि वह शोविंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, कि उसके बाद में वह अपना धारीदार, बैड फेस का मतलब धारीदार चेहरा दिखाती हुई किसी शाखा के किनारे पर फुदकती है. फ्लट्स आउट का मतलब होता है फुदकना. तो यहाँ पे पोइट के कहने का आशय है कि सोनचिड़ी जिसका कि चेहरा धारीदार होता है और उसे देखकर ऐसा आभास होता है कि उसने कोई मुखौटा पहना हुआ है, यानी कि मास्क पहना हुआ है, और यही मुखौटा उसकी एक पहचान भी बन चुका है. तो इस स्टेंजा में पोइट ने हमें ये बताया है कि जैसे ही सोनचिड़ी आती है तो पूरा का पूरा पेड़ हिल उठता है और रोमांचित हो उठता है, और रोमांचित हुआ पेड़ उसके परिवार का इंजन बन जाता है. उसके परिवार का मतलब किसके परिवार की बात हो रही है? सोनचिड़ी के परिवार की. यहाँ से यही लाइन्स है जो हमें ये शो करती है कि उस वृक्ष के अंदर सोनचिड़िया की जो है उसके बच्चे हैं और वो उसके आने से चहचहाने लगते हैं. तो इसीलिए कहा गया है कि उस वृक्ष को एक इंजन बताया गया है कि वो भी एक इंजन का काम करता है, वो उन सभी बच्चे और वो स्वयं सोनचिड़िया है वो चहचहाने लगती है. और उसके बाद में बोला है कि वो भोजन यानी कि वो ईंधन, पूरा ईंधन भरती है. इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने बच्चों को भोजन करवाती है, यानी कि सोनचिड़ी है वो अपने बच्चों को भोजन कराती है. और उसके बाद में वो अपने उस धारीदार चेहरे को दिखाती हुई किसी शाखा के किनारे पर फुदकती है. तो इसका मतलब है ये बताना चाहा है पोइट ने कि उसका चेहरा जो एक धारीदार होता है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसने कोई मुखौटा पहना हुआ है, और यही मुखौटा उसकी पहचान भी बना हुआ है. नेक्स्ट stanza. Then with eerie, delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. और उसके बाद में वो कहते हैं इरी यानी कि अद्भुत. देन विद इरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग. डेलिकेट का मतलब नाजुक या हल्के, विसल चिरप का मतलब होता है चहचहाहट की ध्वनि जो कि एक सीटी के समान हो, यानी कि सीटी जैसी चहचहाहट की आवाज़.
और विस्परिंग का मतलब जानते ही हैं कि फुसफुसाहट। और लॉन्ची जवे का मतलब उड़ जाना। टुवर्ड्स द इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब अनंत, जिसका कोई छोर ना हो। सबसाइड्स का मतलब है एक बार फिर से खाली रह जाना। सबसाइड टू एम्प्टी यानी कि फिर से खाली रह जाता है। तो इस स्टैंजा में पोइट बता रहे हैं कि फिर अद्भुत नाजुक सी सीटी जैसी चहचहाटों और फुसफुसाहटों के साथ वह अनंत की ओर उड़ जाती है और अमलदास फिर से खाली रह जाता है। तो इस पोइम में पोइट ने हमें बताया कि किस तरह से एक सोनचिड़ी वो अमलतास के वृक्ष के अंदर जीवन पैदा कर देती है और वह जीवंत दिखाई देने लगता है, लेकिन जैसे ही वो जाती है तो एक बार फिर से वही वृक्ष जीवन विहीन हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये पोइम समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसे रीड कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।